हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बेसिक तौर से आज नया चैप्टर चालू करेंगे। हमारे आज का चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में आज हम बात करेंगे। जब बात करते हैं समकालीन, तो समकालीन का मतलब क्या होता है। समकालीन का मतलब होता है आज के समय में यदि हम बात करते हैं दक्षिण एशिया में, तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल होते हैं। लेकिन इससे पहले आज के इस खास चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं वह है दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के प्रयास के लिए क्या क्या काम किए गए। हम इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि लोकतांत्रिकरण को यहाँ पर किस प्रकार से बढ़ावा दिया गया और पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव में, भारत में लोकतंत्र कैसे कैसे स्थापित हुआ। और इसके साथ साथ कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का वर्चस्व, लोकतंत्र की लोकप्रियता इतनी तेजी के साथ क्यों और कैसे बढ़ रही है, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं क्लास। तो आइए चालू करते हैं आज के इस टॉपिक में। जब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया के देश के बारे में, तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं। इसमें पहले नंबर पर भारत आता है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे पर बांग्लादेश, चौथे पर नेपाल, पांचवें पर भूटान, छठे पर मालदीव और सातवें पर श्रीलंका। मतलब दक्षिण एशिया के अंदर 7 देश शामिल किए जाते हैं। लेकिन क्या हम इसके अंदर चीन को शामिल करते हैं, तो चीन को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ हम अफगानिस्तान को भी इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं और ना ही हम इसके अंदर म्यांमार को शामिल करते हैं। तो हम इन सभी कंट्रियों को दक्षिण एशिया के अंदर शामिल नहीं करते हैं। आइए चालू करते हैं इसके बारे में एक मुख्य बिंदु। कहता है दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव के लिए दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये हुआ कि दक्षिण एशिया शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग होता है वो किन किन देशों के लिए होता है, तो वह इन 7 देशों के लिए, या फिर आप इस जो नक्शे में हमने देखा, इन सभी देशों के लिए हम दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहता है कि इस क्षेत्र की चर्चा में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्ष का दौर चलता रहता है। देखो यहाँ पर शामिल किया गया अफगानिस्तान और म्यांमार, लेकिन ये केवल चर्चा में होता है, चर्चा में शामिल होता है, ना कि हम अफगानिस्तान को और म्यांमार को साउथ एशिया के कंट्री में हम इसे शामिल नहीं करते हैं। कहता है चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे जो हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर पाया जाता है। और ये जो चाइना है आपका, ये चाइना आपका मिडिल एशिया या मध्य एशिया, इसका ये एक देश माना जाता है। कहता है कि उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी दक्षिण एशिया को भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करता है। मतलब कि यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि बताइए दक्षिण एशिया की दक्षिण एशिया की जो सिचुएशन है, स्थिति है, वह किस प्रकार से एक भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करती है। तो आप इन सभी के बारे में बता सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी यह भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करने का काम करती है। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। अब राजनीतिक प्रणाली का मतलब होता है वहाँ पर शासन प्रणाली का व्यवस्था या जो शासन प्रशासन चलाया जाता है उसके बारे में बात करता है। तो क्या यहाँ पर पूरे देशों में व्यवस्था एक जैसी है या अलग अलग है? तो कहता है कि भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद लोकतंत्र को अपना लिया गया।
मतलब ये हुआ कि इन दो देशों में तो लोकतंत्र आज़ादी के समय ही अपना लिया गया। भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं तो 1947 में अपना लिया गया, और श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ पर 1948 में लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई, और इसके साथ 1956 एक्ट के माध्यम से इसे पूरी तरह से लोकतांत्रिक सदस्यता की मान्यता मिल गई। कहता है 1 अप्रैल 2022 को श्रीलंका में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। जब आपातकाल की घोषणा होती है तो ऐसी स्थिति में जो शक्तियां होती है, यह शक्तियां अब यहाँ पर संसद के पास या आप कह सकते हो कि केंद्र के पास आरक्षित हो जाती है, या सेंट्रलाइज हो जाता है, पावर का केंद्रीकरण हो जाता है। केंद्रीकरण मतलब कि अब जो पावर है वो पावर एक बिंदु के पास आकर के इकट्ठा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन रहता है। तो कहाँ-कहाँ पर? पाकिस्तान में और बांग्लादेश के अंदर। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई। अब यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपका 2020 में भी पूछा गया था, और यही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 2021 का जो सपोर्ट मटेरियल था उसमें भी यही क्वेश्चन दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि दक्षिण एशिया के किस देश का नाम, सॉरी, एक देश का नाम लिखिए जहां पर पहले राजतंत्र था। यही क्वेश्चन यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा गया है 2023 का जो सपोर्ट मटेरियल उसमें लिखा गया है दक्षिण एशिया दक्षिण एशिया के एक देश का नाम लिखिए जिसमें संवैधानिक राजतंत्र है। देखो दोनों के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेपाल ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र कब तक रहा? 2006 तक रहता है, और इसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र की बहाली होती है। कहता है भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। तो 2008 में यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अब ये संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि जो राजा होगा वो राजा देश का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख होगा। लेकिन जो राजा होगा जब वो नियमों और कानूनों को बनाता है तो इसको बनाने के लिए वो जनता की राय लेगा। जनता की राय के मुकाबले या जनता की जो राय होगी उसी के अनुसार ये रूल ऑफ लॉ बनाएगा। कहता है मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ लोकतंत्र है। तो देखो यहाँ पे यदि ध्यान दोगे तो पहले इंडिया ले लो, फिर श्रीलंका ले लो, फिर इसके बाद देखा जाए तो पाकिस्तान आ गया था, फिर नेपाल आ चुका है, तो पाकिस्तान को रहने दे देते हैं, नेपाल ले लेते हैं, फिर आपका मालदीव आ चुका है। इन सभी देशों में आपने क्या देखा? यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना लगातार चल रही है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ सकता है कि पहले लोकतंत्र की स्थापना किस देश में की गई, उसके बाद किस देश में किया गया। आप इसे क्रम के अनुसार लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एक नंबर के एमसीक्यू में देखने को मिल जाते हैं। कहता दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र के संस्थानों का समर्थन करते हैं। मतलब यह हुआ कि जब किसी देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना होती है तो प्रतिनिधि चुन कर के आते हैं और वही शासन को चलाने का काम करते हैं। इसीलिए दक्षिण एशिया के लोगों के द्वारा लोकतंत्र को एक बेहतर विकल्प के तौर पर शामिल किया जाता है, और इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाता है। कहता है दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र के बारे में प्रचलित ये भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में फल फूल सकता है। ये भ्रम क्या हो चुका था? टूट चुका था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1947 के समय में जब भारत में आज़ादी मिली, और उसके बाद जब 1950 के समय में जब हमने भारत में लोकसभा इलेक्शन को करवाने का काम चालू किया और उसमें हमने डिक्लेयर किया कि हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को अपनाएंगे,
तो विश्व के विकसित देशों ने हमें यह कहकर खिल्ली उड़ाई थी नेहरू जी को कि भारत अपन सॉरी नेहरू अपने खुले आंखों से देख लेंगे भारत की बेइज्जती के बारे में। जो बात कही गई थी वो बात अब यहाँ पर झूठी साबित होती है, क्योंकि जैसे ही हमने भारत में लोकतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाने के बाद ये सफल और सही तरीके से काम करना चालू कर देता है, जो ये बताता है कि लोकतंत्र न केवल विकसित देशों में बल्कि विकासशील देशों में भी इसे सावधानी से और अच्छे तरीके से लागू किया जा सकता है। क्लास ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पाकिस्तान। आइए चालू करते हैं पाकिस्तान से इस चैप्टर के पहले पॉइंट को लेकर के। यदि पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है। अब सेना की प्रभावशालीता इससे पता चलती है कि जो पाकिस्तान है, यहाँ के राजनीतिक यहाँ के जो राजनीतिक लेन देन होते हैं या राजनीतिक जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव में सेना का यदि प्रभाव देखा जाए तो सेना का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के यहाँ पर उनके प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। यही कारण है कि बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलता रहा है, और ऐसा ही बांग्लादेश में भी होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान था वो दो भागों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये दोनों 1971 तक एक साथ रहते हैं। इसीलिए बांग्लादेश में और पाकिस्तान में दोनों ही जगह पर सेना का महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल जाता है। सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खान ने ले ली, और फिर जनरल याहिया खान के बाद ये जिया उल हक के पास जाती है, और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को हटा करके सैनिक शासन की स्थापना कर दी। तो सैनिक शासन की स्थापना दोबारा से किसने किया? तो 1999 में परवेज मुशर्रफ के द्वारा, जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा यहाँ पर सैनिक शासन की स्थापना की गई। कुछ समय के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार चलती रही। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है आप लोगों के लिए कि बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास शासन व्यवस्था मिल जाती है देखने को, खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो वो किन किन के समय में रहती है? तो वो रहता है आपके पास जुल्फिकार अली भुट्टो, इसके साथ साथ बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, इन सभी नेताओं के समय में यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो लोकतंत्र इन्हीं नेताओं के समय में देखने को मिल जाता है। जून 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, लेकिन 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया और पद से हटाते हुए 10 साल की सजा का आदेश दिया गया। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं परवेज मुशर्रफ के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, तो नवाज शरीफ अंतिम लोकतांत्रिक नेता होते हैं जिन्हें 2017 में वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया और 10 साल की सजा का उनके ऊपर आरोप लगाया गया। इसमें कहता है कि जुलाई 2018 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो लोकतांत्रिक सरकार का गठन दोबारा किसके नेतृत्व में किया गया? तो इमरान खान की सरकार में किया गया। ये कब सरकार बनती है? तो जुलाई 2018 में इनकी सरकार बन के आती है। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ ने 23वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। तो इनका जो कार्यभार होता है वो 2018 से लेकर के 2023 तक इनका कार्यभार होता है। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 2022 यहाँ पर हो जाएगा। तो 2022 में यहाँ पर 23वें पीएम के तौर पर कौन आ जाते हैं? तो 23वें पीएम के तौर पर यहाँ पे शहबाज शरीफ आते हैं, जो यहाँ के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली उठ जाते हैं। कहता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रह पाने के क्या कारण है? तो यहाँ पर कई सारे इसके कारण माने जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला कहता है कि यहाँ सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी, अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। तो समाज में किन किन लोगों का दबदबा है? सेना का दबदबा है, धर्मगुरुओं का दबदबा है और भूस्वामियों का दबदबा है, जिसकी वजह से निर्वाचित सरकार को
गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। मतलब कि यहाँ पे सैनिक शासन की स्थापना इन तीन लोगों के द्वारा प्रमुखता से किया गया। आया कहता है कि पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। वास्तव में सही है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी भी मुद्दे सही से सुलझते नहीं है, जिसकी वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर सेनाओं का जो प्रभाव है वह इसलिए भी है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो कभी भी शांतिपूर्ण नहीं रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा माना जाता है। अगला होता है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। यदि देखा जाए पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो सपोर्ट मिलता है वह इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत ही कम या कुछ ही देशों के द्वारा मिलता है, जैसे कि एक यूएसए के द्वारा और दूसरा चाइना के द्वारा मिलता है। इसी के कारण भी यहाँ पर सेना का प्रभाव बड़े स्केल पर देखने को मिल जाता है। कहता है अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया था, जो आज के समय में भी देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपको पता होगा कि जो हमारे पास पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में लगातार जब सैनिक कार्रवाई होती है तो सैनिक कार्रवाई में खास करके देखा जाए तो लोकतांत्रिक सरकार की भूमिका बहुत ही कम होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर हुक्मरानों का शासन है, ना कि जनता का शासन माना जाता है। कहते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा मजबूती से कायम रहने के कारण, तो यहाँ पर यदि लोकतंत्र स्थापित रहता है तो स्थापित रहने के पीछे मुख्य कारण क्या क्या है। तो पहला कहता है कि पाकिस्तान में स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ों को तो फ्रीडम दिया गया है। यदि हम इसके फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला जो फ्रीडम दिया गया वह प्रेस को फ्रीडम दिया गया, प्रेस को। दूसरा जो फ्रीडम दिया गया उसको देखा जाए तो ह्यूमन राइट को दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन राइट एक्टिव रहते हैं और यदि किसी व्यक्ति का ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो उनके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में यूएनएचआरसी में इनके लिए कार्रवाई होता है। और इसके कारण यहाँ के जो नेता होते हैं वह लोकतंत्र की स्थापना के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि इनको मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लगातार मिलती रहती है। तो ये दो कारण है जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो ये तो थे पाकिस्तान के बारे में एक मुख्य विशेषता। आगे बात करते हैं नेपाल के बारे में। कहता है नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों में जद्दोजहद चलती रहती है। अब वहाँ की राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावी हो गए। तो नेपाल की राजनीति में किन दलों का ज़्यादा प्रभाव रहा है, तो वो रहा है माओवादी का ज़्यादा प्रभाव रहा है। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबा संघर्ष चला है। वास्तव में सही है, क्योंकि इनके बीच चलने वाले संघर्ष से एक लंबे अरसे तक हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं। 2008 में नेपाल राजतंत्र को समाप्त करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 2009 में प्रमुखता से कर दी जाती है और 2015 में एक नया संविधान बनाया गया, जिसके माध्यम से नेपाल के अंदर दो लोग, जिसे हम कहते हैं मधेसी कहते हैं और एक उत्तरी पार्ट के लोग कहते हैं, तो इन दोनों को संविधान में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। संविधान में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया ताकि यहाँ पर जो लोकतंत्र की स्थापना होगी वह लोकतंत्र भेदभाव रहित हो। इसीलिए इस प्रकार के काम किए गए। आइए बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। कहता है श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद सिंहली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का शिकार रहा। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन ये आता है कि श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष का योगदान बताइए। जातीय संघर्ष का क्या योगदान रहा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कहता है सिंघली श्रीलंका के मूल निवासी थे और तमिल जो भारत से जाकर के श्रीलंका में बसे थे। इसलिए इन दोनों के बीच में जाति के आधार पर और खास करके देखा जाए तो क्षेत्रीयता के आधार पर भी यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसे और जिसे कहते हैं सिविल वॉर या घरेलू युद्ध या गृह युद्ध, इसकी संभावना देखने को मिल जाती है।
ये संघर्ष मुख्य रूप से तमिलों के द्वारा श्रीलंका में एक अलग राष्ट्र की मांग और संसाधनों पर अधिकार के लिए किया गया था। क्योंकि जितने भी भारत के तमिल के जो लोग थे, उनकी डिमांड थी कि हमें भी यहाँ के देश में कुछ ना कुछ अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि इनको पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, इनको इकोनॉमिकल राइट्स मिलना चाहिए, इनको सोशल एंड कल्चर राइट्स मिलना चाहिए। ऐसे कई सारे राइट्स की डिमांड के लिए इन लोगों ने यहाँ पर इनके खिलाफ डिमांड कर दिया और कह सकते हो संघर्ष चालू कर दिया था। और दूसरी ओर सिंहली समुदायों के द्वारा लगातार इन मांगों का विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण भी दोनों जातियों के बीच में संघर्ष और विरोध बढ़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। वर्तमान में श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजपक्षे जो थे उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी है, क्योंकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वह इकोनॉमी फेलियर हो चुकी है, इकोनॉमी करप्ट हो चुकी है, जिसके कारण इनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 1987 में भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका के तमिल मसले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई और इसके लिए भारत के द्वारा पवन हंस कह सकते हो आपका शांति के लिए एक योजना चलाई गई थी, जिसमें भारत की ओर से राजीव गांधी के समय में ये चलाया जाता है और दोनों के बीच में शांति की स्थापना करने के लिए चालू की जाती है। लेकिन इसमें पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है और अंत में 3000 सैनिक हमारे इंडियन सैनिक मर जाते हैं। और इसके बाद ये जो मूवमेंट चलाया गया था, जो शांति अभियान चलाया गया था, उसे वापस ले लिया जाता है। कहता है कि भारत सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया और तमिलों के बीच के रिश्ते को सामान्य करने के लिए सेना को भेजा। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने खास पसंद नहीं किया और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना बिना लक्ष्य प्राप्त किए वापस बुला लिया गया। और इसी के बाद भारत के अंदर जब तमिलनाडु के अंदर अ, हमारे राजीव गांधी जब चुनाव अभियान के लिए जब जाते हैं तो उनके ऊपर आत्मघाती हमला होता है, मतलब कि बम विस्फोट होता है और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। कहता है कि नॉर्वे और आइसलैंड जैसे स्कैंडिनेवियन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आपके जो पूछे जा चुके हैं वह प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर और जो सैंपल पेपर है वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच के जातीय संघर्ष को सॉल्व करने के लिए किन देशों की भूमिका मिल जाती है। तो वह है नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन देश जैसे कि आइसलैंड, ये दोनों देशों की भूमिका देखने को मिल जाती है। कहता है अंततः सशस्त्र संघर्ष समाप्त हुआ क्योंकि 2009 में लिट्टे को खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर लिट्टे क्या था, तो लिट्टे का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम होता है। और इसको खत्म कर दिया गया और अंत में दोनों देशों मतलब के दोनों जातियों के बीच में जो सत्ता को लेकर के संघर्ष था उसे पूरी तरह से इक्वल इक्वल भागों में बांटा जाता है और अंत में ये जो विवाद चल रहे थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। आगे चलते हैं बांग्लादेश के बारे में। कहता है कि बांग्लादेश 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक अंग होता है। लेकिन किस रूप में अंग होता है, तो वो होता है आपका ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर ये इसका भाग होता है। लेकिन 71 तक इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्से से पूर्वी पाकिस्तान का ये क्षेत्र बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश के लोगों के ऊपर किस भाषा का दबाव पड़ा था। तो उस भाषा का नाम था उर्दू भाषा का था, उर्दू भाषा का दबाव बढ़ रहा था। इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया था। मतलब कि जो बांग्लादेश के लोग थे, इन लोगों की अपनी क्या भाषा थी, तो वो थी बंगाली भाषा थी, क्योंकि ये लोग शुरुआती टाइम से ही बंगाल में रहते हुए आ रहे थे और ये बंगाल का ही विभाजित भाग था। तो कहीं ना कहीं इनकी संस्कृति के अंदर बंगाल या बंगला जो संस्कृति है काफी बड़े स्केल पर देखने को मिल जाती है। इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में भी अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा उठाया गया। तो
कह सकते हो कि पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान ने किया। और इन्होंने ही ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश के सफर को आगे बढ़ाने का काम चालू किया था। कहता है 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिल जाती है, क्योंकि जो मुजीबुर रहमान थे वह ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोगों के हित में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे, इसीलिए इनका दबदबा इसमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। कहता है अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो जाता है, और इन्होंने संविधान सभा में जब इसको बहुमत मिलता है तो इन्होंने बांग्लादेश के लिए एक अलग संविधान की डिमांड रखना चालू कर देते हैं। इसी के साथ देखा जाए तो अंत में कहता है लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इन सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मानना था कि यदि इस समय संसद को आहूत किया जाएगा तो इसमें जो हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान है वो ईस्ट पाकिस्तान निकल करके बांग्लादेश या फिर अगला या दूसरा देश बन जाएगा, इसीलिए इनको करने से मना कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के नेतृत्व में सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की ताकि उनको दबाया जा सके, और जो ये लोग मांग कर रहे थे लोकतंत्र की, इनको यहाँ पर ख़त्म करके यहाँ पर पूरी तरह से सैनिक शासन की स्थापना की जा सके, यही इनकी पहली मंशा थी। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत की ओर पलायन कर गए और भारत के सामने शरणार्थी को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान की। तो इसी के माध्यम से 1971 में हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है, और 1971 में ही यहाँ पर एक नया देश अर्थात बांग्लादेश का उदय होता है। तो बांग्लादेश का जो उदय होता है वह भारत के द्वारा दिए गए वित्तीय और सैनिक सहायता के माध्यम से देखने को मिल जाता है। अंत में कहता है परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ होती है। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और समाजवादी देश को घोषित किया। मतलब कि एक ऐसा देश बांग्लादेश के अंदर एक ऐसे संविधान की अपनाने का प्रयास किया गया जिसमें हर एक धर्म के लोगों को इक्वल माना जाएगा, अर्थात धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र को कायम किया। मतलब कि यहाँ पर भी जो प्रतिनिधि के आधार पर लोकतंत्र को स्थापित किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, इसको भी अपनाया गया, उसको बड़े स्केल पर लोगों के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया। आगे हमारे पास आता है मालदीव। आइए बात करते हैं मालदीव के बारे में। कहता है मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 1968 में यह एक गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। अब ये अध्यक्षात्मक का मतलब होता है ये कि यहाँ पर लोकतंत्र तो होगा, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ यहाँ पर जो देश का हेड होगा वो कौन होगा? तो वह प्रेसिडेंट होगा। वो कौन होगा? तो वह प्रेसिडेंट होगा। यहाँ पे कहता है कि 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान दिया गया, और मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मालदीव की पार्टी का नाम बताइए, तो उसका नाम है मालदीपियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व मतलब डोमिनेंस देखने को मिल जाता है। 2005 के चुनाव के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ। पहले लोकतंत्र था लेकिन इसकी मजबूती कब मिलती है? 2005 में देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई, क्योंकि विपक्षी दल भी अब इसमें खड़े होंगे और वो भी चुनाव में खड़े होकर के जीतेंगे और जनता के हित में काम कर सकते हैं, तो इसको इसमें शामिल किया गया। कहता है कि मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण मतलब अच्छे हैं, गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में मालदीव में
भाड़े के सैनिकों के द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां अपनी सेना भेजी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन, मत्स्य उद्योग में भी सहायता करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो इंडिया और मालदीव के संबंध काफी अच्छे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये थे मालदीव के बारे में विशेष जानकारी। अब बात करते हैं भारत और दक्षिण एशिया के बारे में। कहता है कि भारत की दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्या भूमिका होती है। यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं वो 5 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कहता है दक्षिण एशिया के भूगोल में भारत बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। इसीलिए बाकी देशों को हम कहते हैं पड़ोसी देश कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़ोसी देश कहते हैं। कुछ छोटे देशों का मानना है कि साफ्टा की ओट लेकर के भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। सेंध का मतलब होता है कि घुसना चाहता है, और वो इनलीगल तरीके से। क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वह मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और बाकी जितने छोटे छोटे देश है उनका मार्केट छोटा छोटा है। तो इंडिया जो है वह इन सभी देशों के मार्केट में घुसना चाहता है साफ्टा के माध्यम से, ऐसा कुछ देशों का मानना है। छोटे देशों को भय है कि भारत उनके समाज और राजनीति पर अपना असर डालना चाहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत की जो लोकतांत्रिक नीति है, लोकतांत्रिक नीति के कारण भारत की जो पॉलिसी होती है सभी देशों को एक साथ लेके चलने की नीति होती है। भारत का मानना है कि साफ्टा से इस क्षेत्र के हर देश को लाभ होगा, मतलब कि व्यापार में बेनिफिट होगा। इसके साथ साथ दूसरे देशों के साथ होने वाले आवाजाही या निर्यात या आयात को बढ़ोतरी मिलेगा। इसके साथ उनके साथ हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वो भी बढ़ेंगे। इसके लिए साफ्टा हर देशों के साथ अपने लाभ को बढ़ावा देने का काम करता है। भारत का मानना है इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ाने में राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर होगा, इसीलिए साफ्टा का महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत नहीं चाहता कि दक्षिण एशिया के देशों में अस्थिरता पैदा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलती है। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए तो बड़े स्केल पर भारत की एक बड़े भाई की भूमिका देखने को मिल जाती है। चीन और अमेरिका के दक्षिण एशिया की रणनीति में भूमिका किस प्रकार से है राजनीति में, आइए देखते हैं। चीन और अमेरिका के दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है और ये भारत चीन के संबंधों में एक बड़ी कठिनाई है। इसीलिए भारत और चीन के संबंध कुछ कुछ मुद्दों को लेकर के अभी भी तनावपूर्ण स्थिति में देखने को मिलती है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंधों को बेहतर किया है। भारत और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं, जिससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी भागीदारी बढ़ रही है और ये दोनों देशों के बीच के संबंधों को बढ़ावा देने की ओर संकेत करता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार दोनों का आकार बहुत बड़ा है, अतः इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंद है। क्योंकि यदि यहाँ पर विकास होता है और यहाँ पर यदि व्यापार बढ़ता है तो इसके व्यापार बढ़ने से इंडिया और अदर कंट्री के साथ जो संबंध होते हैं जिसे कहते हैं आईआर, वो भी बढ़ेगा और इसके साथ उन देशों को सीधा संबंध देखने को मिल जाएगा। इससे संबंधित कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन है। आपके पास कुछ गद्यांश बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ 4 नंबर और 6 नंबर के और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।